नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कृषि अवसंरचना कोष योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं पीएम किसान संपदा योजना के बीच कन्वर्जेंस मॉड्यूल का शुभारंभ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सामूहिक रूप से सरकार के संचालन की सोच हो रही है साकार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में पराली जलाने के प्रबंध के लिए राज्यों की तैयारियों की उच्च स्तरीय बैठक। तोमर ने कहा कि राज्यों की सफलता तभी है कि जब पराली जलाने के मामले हो जाएं शून्य। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए 600 करोड़ रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी। खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक। महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज से निपटने की तैयारी। बीमारी की तुरंत सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी। मवेशियों के टीकाकरण के लिए निजी पशु चिकित्सकों के साथ साथ सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। जहां कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि अवसंरचना कोष योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच अभिसरण मॉड्यूल का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि इस तरह की पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याण के लिए सामूहिक रूप से सरकार का संचालन करने की सोच साकार हो रही है, जिससे देश के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा, जिनमें किसान और प्रसंस्करण क्षेत्र के लघु उद्यमी भी शामिल हैं। कार्यक्रम में तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों में सहयोग के माध्यम से कन्वर्जेंस मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। मोदी जी का कहना है कि सभी मंत्रालय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एकांगी नहीं सोचें, ताकि लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। इस पहल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मूर्त रूप देने में योगदान होगा, जन कल्याण के प्रकल्प आगे बढ़ा सकेंगे तथा छोटे लोगों की ताकत बढ़ाकर देश के नवनिर्माण में योगदान दे सकेंगे। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण गत 8 वर्षों में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। देश का सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जैसे दूरदृष्टि वाले अनुभवी प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। उनकी लगातार ये कोशिश रहती है कि कमजोर तबके की ताकत कैसे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में जो गैप लंबे समय से हो रहा है उसे कैसे भरकर लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण गत 8 वर्षों में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। उनकी लगातार यह कोशिश रहती है कि कमजोर व्यक्ति की, कमजोर समूह की ताकत कैसे बढ़े और बीच में जो गैप वर्षों से बच गए हैं उन गैप्स को सरकार के माध्यम से हम कैसे भर सकें और उस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जब संयुक्त रूप से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो इससे एक तरफ ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी और ऋण मिलना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ ऋण मिलने से किसान अपने प्रकल्प को आगे बढ़ा सकेंगे और इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और कृषि मंत्रालय दोनों मिलकर अपनी योजनाओं को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रकल्प को एक तरफ ब्याज की सब्सिडी मिलेगी, बैंक से ऋण मिलना उसके लिए आसान हो जाएगा और दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जो सब्सिडी और अन्य सुविधाएं हैं
वो उसे मिलेंगी तो निश्चित रूप से वह अपने प्रकल्प को अच्छे से आगे बढ़ा सकेगा। इससे हम रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे जो आज देश की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देने की यात्रा में भी हम अपना योगदान दे सकेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की, जो देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि PMFME योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी सीमा के साथ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदान किया जाएगा। PMFME योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा के साथ सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना के लिए 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ साझा बुनियादी ढांचा के लिए प्रदान कर रही है। अब तक इस योजना में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों में लगे लगभग 62,000 लाभार्थियों को लाभान्वित हो चुके हैं और वित्तीय वर्ष 22-23 के तीसरी तिमाही में ऋण स्वीकृतियों की गति 50% बढ़ने की उम्मीद है। आज की बैठक में इस अभिसरण के माध्यम से PMFME और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्राप्त करने वाले लाभार्थी बैंकों द्वारा लाए गए ब्याज दर 3% ब्याज की सहायता का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान की पराली जलाने के प्रबंध के लिए राज्यों की तैयारियों की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। बैठक में तोमर ने कहा कि इस मामले में राज्यों की सफलता तभी है कि जब पराली जलाने के मामले शून्य हो जाएं और यही आदर्श स्थिति होगी। तोमर ने कहा कि इस संबंध में लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा तथा बहुआयामी एवं दूरगामी योजना बनाकर उसका गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस मामले में चिंतित है और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने राज्यों को 600 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तोमर ने कहा कि राज्यों को पिछले 4 वर्षों के दौरान पहले से आपूर्ति की गई 2.07 लाख मशीनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के उच्च अधिकारियों तथा कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में समीक्षा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि राज्यों की तैयारियां ऐसी हों कि एक निश्चित लक्ष्य अवधि में फसल अवशेष जलाने की समस्या से मुक्ति मिल सके। राज्यों को गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि इस समस्या का त्वरित गति से समाधान कैसे किया जा सकता है। तोमर ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, किसानों के खेतों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे अन्यथा किसान, राज्य व देश को भी नुकसान होता है। तोमर ने कहा कि पूसा संस्थान द्वारा तैयार बायो डिकम्पोजर पराली की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण है, जो सस्ता भी है। इससे अधिक उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को ऐसे खेतों पर ले जाकर पूसा संस्थान की इस पद्धति का अवलोकन कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि इसका किस तरह से फायदा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें वेस्ट को वेल्थ में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण विकसित हो रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.92 मिलियन टन
अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.99 मिलियन टन अनुमानित है। ये विगत 5 वर्षों के 100.59 मिलियन टन औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में 4.40 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन अनुमानित है, जो 19.89 मिलियन टन औसत मक्का उत्पादन की तुलना में 3.21 मिलियन टन अधिक है। खरीफ पोषक मोटे अनाज का उत्पादन 36.56 मिलियन टन अनुमानित है, जो 33.64 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 2.92 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल खरीफ दलहन उत्पादन 8.37 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 23.57 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 1.74 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 465.05 मिलियन टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन 373.46 मिलियन टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 91.59 मिलियन टन अधिक है। आगे बढ़ते हैं, जहां लंपी स्किन डिजीज महाराष्ट्र राज्य में तेजी से फैल रहा है। बीमारी के कारण भारत में अब तक 82,066 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में 53,064 पशुओं की मृत्यु हुई है, जबकि पंजाब में 17,319, गुजरात में 5,544, हिमाचल प्रदेश में 3,209 और हरियाणा में 2,075 पशुओं की मौत हो गई है। इस बीमारी से निपटने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और मृत्यु दर के इन आंकड़ों से घबराने की कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम से संबंधित कुछ सुझाव दिए हैं। मवेशी पालकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-2330-418 और एक कॉल सेंटर नंबर 1962 सक्रिय किया गया है। यदि विभाग की किसी सेवा की आवश्यकता है या चरम योग के संबंध में जानकारी आवश्यक है, तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत पशु चिकित्सा औषधालय और तालुका पशु चिकित्सा मिनी पॉली क्लिनिक या जिला पशु चिकित्सा से उपरोक्त नंबर पर संपर्क करें। राज्य के पशुपालन ने बताया है कि इस रोग के उपचार हेतु आवश्यक औषधियों की खरीद के लिए डीपीसी के माध्यम से प्रति जिले को 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा है कि पशुपालन विभाग के सभी निजी पशु चिकित्सकों एवं टीकाकरण कर्ताओं के साथ साथ सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से टीकाकरण अभियान में भाग लें और इसके लिए उपयुक्त पशुपालन कार्यालय से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों और निजी पशु चिकित्सकों को MAFSU उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार करना चाहिए। सभी किसानों से ये भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रभावित मवेशियों के लिए अपने घर के दरवाजे पर निःशुल्क उपचार और टीकाकरण का लाभ उठाएं। रोग के लक्षणों की सूचना पास के सरकारी पशु चिकित्सालय को दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो सभा को भी संबोधित करेंगे। सहकारी संवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ताकि बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाया जा सके। इन नीतियों से जुड़े विषय हैं बहुआयामी दृष्टिकोण के जरिए प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य कार्य योजनाएं आदि। इसमें डिग्रेडेड भूमि की बहाली और वन्य जीव संरक्षण पर विशेष जोर देने के साथ साथ वन क्षेत्र को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 23 और 24 सितंबर को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे। इनमें लाइफ, जलवायु परिवर्तन से निपटना,
उत्सर्जन के शमन और जलवायु प्रभावों के अनुकूल के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को अपडेट करना। एकीकृत हरित मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वन्यजीव प्रबंधन, प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। दुनिया के 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस पहल से भारत के किसानों को कितना फायदा होगा, और इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राज्यसभा सांसद व बीजेपी किसान मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इसमें 70 से भी अधिक देशों ने समर्थन किया है और ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक गौरव की बात है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के बाद भारत में मोटे अनाजों को किस तरह बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक खुशहाली और संपन्नता किस तरह बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको व्यापार और कारोबार की संभावनाएं किस तरह देखने को मिलेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर। मोटे अनाज भारत की परंपरागत कृषि पद्धतियों का हिस्सा है और आज भी गाँव में किसान इन्हीं को उगाते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 घोषित किया जाना कितना महत्वपूर्ण है? भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं और बधाई भी देता हूं। आजकल गेहूं और धान पर निर्भर अधिक कर रहे हैं, लेकिन अब जितनी बीमारियां हैं, चाहे डायबिटिक की बीमारी हो, चाहे हाइपरटेंशन की बीमारी हो, चाहे लीवर किडनी से संबंधित बीमारी हो, सभी डॉक्टर्स और आयुर्वेद के द्वारा ये जानकारी दी जा रही हैं। तो जो मोटे अनाज हैं, इनके खाने से ये बीमारियों का रोकथाम की जा सकती है। कारण यही है कि अब मल्टीग्रेन फूड्स आने लगा है। आटा भी लेते हैं तो मल्टीग्रेन्स वाला लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका बाजरा भी है, ज्वार भी है, जौ भी है, मटर भी है और सारे हैं। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी है। और जैसे ही ये अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में इसको एक्सेप्ट किया है, प्रस्ताव को 17 देशों ने समर्थन किया है, तो और सरकार की तरफ से भी इसको बढ़ावा देने की बात आ रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मोटे अनाजों को अपनाने पर जोर दिया है। मोटे अनाज पैदा करने में लागत भी कम आएगी, किसानों को दाम भी अच्छा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। किस तरह देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों की बिक्री? दूसरे देशों में डिमांड बढ़ेगी। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश होगा जो एक्सपोर्ट करेगा। सबसे अधिक एक्सपोर्ट यहीं से होने जा रहा है और भारत से जो एक्सपोर्ट होगा तो उसका सीधा लाभ किसान को मिलना ही मिलना है। तो राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष घोषित किए जाने से एक और जहां मोटे अनाजों का देश से बाहर निर्यात बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को इसके दाम अच्छे मिलने से उनकी आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मथुरा में भारी बारिश की वजह से शहर के कई जगहों पर जल भराव हो गया है। वहीं कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश होने से लोगों के घरों के बाहर पानी का सैलाब आ गया है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मंगरोल मंडी में 20 सितंबर को चने का भाव रहा 4,465 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 315 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,150 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में 20 सितंबर को चने का भाव रहा 4,120 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 35 रुपए बढ़कर 4,155 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 21 सितंबर को चना 10 रुपए टूटकर 5,550 रुपए से 5,540 रुपए हो गया। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 18,40,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है।
जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,30,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में हल्के बदलाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 20 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए, जो कि 21 सितंबर को भी 1,750 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 20 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2,230 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 10 रुपए गिरकर 2,220 रुपए हो गया। वहीं लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,860 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 10 रुपए उछलकर 1,870 रुपए हो गया। वहीं गोंडा मंडी में मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 सितंबर को मक्का का भाव 1,970 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में 21 सितंबर को मक्का के सौदे 1,970 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही मूंगफली के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में केले की रोपाई करें। वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। और आइए देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापे मारे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में आयोजित लोक मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज देश में संवाद केवल प्रसारण नहीं बल्कि समाज तक सकारात्मक खबरें पहुंचाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इत्र भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इप्सा की त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की मेजबानी की।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में इमाम उमैर अहमद इलियासी और अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। आरएसएस के अनुसार ये एक सतत सामान्य संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार की देर रात सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। बारामती लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्यकर्ता उनके दौरे को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में न देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम के रूप में देखें। दिल्ली में पब्लिक अफेयर फोरम ऑफ इंडिया के 9वें वार्षिक फोरम का आयोजन केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन टेलीकॉम क्षेत्र को वैश्विक स्तर का बनाने का है। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और एक बच्चा घायल भी हुआ है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217.11 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।